ओम शांति। आप सभी का स्वागत है बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में। बाप दादा की मदद अनेक अनेक प्रकार से हमें प्राप्त होती है, कभी ज्ञान में, कभी योग के क्षेत्र में, कभी जीवन में धारणाएं करने के लिए, तो कभी बाप दादा हमारे द्वारा हमें ही मदद करके सेवा करवाते हैं। ऐसी ही कुछ बाप दादा की मीठी यादें हम आदरणीय भाई साहब के द्वारा जान रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। भाई साहब, हमने संस्था के अंदर देखा है कि जैसे हमारा हेडक्वार्टर्स माउंट आबू है और अलग अलग जो हमारे सेंटर्स हैं वो सारे उसके ब्रांचेस हैं। उसमें कई सारे हम बाबा के बच्चे सब महायज्ञ के अंदर अपना योगदान देते हैं। ऐसे ही एक विशेष योगदान है जो इस दुनिया के वीआईपीज़ कहलाए जाते हैं, जिनके द्वारा आवाज़ बहुत दूर तक फैलता है, उनको बाबा के महायज्ञ तक लेकर के आना। और आपने शुरुआत से ये सेवा की है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनको पूरा देश बहुत मानता था, बहुत अच्छे लीडर माने जाते थे, अपने उसूलों के बहुत अच्छे थे, ब्रह्मचारी थे। तो ऐसी हस्ती को भी मधुबन ले जाने के, बाबा के पास ले जाने के आप निमित्त बने। लेकिन हमने ये भी सुना है कि पहले वो ब्रह्मा कुमारी को इतना शायद समझते नहीं थे या मानते नहीं थे। तो जब आप उनके पास, उनसे आपका संबंध संपर्क हुआ, तो उनके विचार इस संस्था के बारे में क्या थे? ऐसा है कि बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे, दो तरह के बच्चों का खास सेवा करना है। एक का नाम बाबा माइक्स रखते हैं जी, और दूसरे का नाम बाबा वारिस रखते हैं। बाबा ने कहा वैसे तो सैकड़ों हजारों लोग होते हैं, हर धर्म में आप देखेंगे प्रजा जो होती है वो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में होती है, लेकिन उसमें खास रिनाउंड लोग कौन होते हैं? जी। तो आप देखेंगे कि हजारों लाखों तो उसके फॉलोअर होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसमें शक्ति भरते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ उसके असूल बनाते हैं, वो कुछ लोग होते हैं। जी। तो भगवान ने कहा था कि जब तुम सेवा करोगे, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं हुआ कौन है, लेकिन उसमें तुमको ध्यान रखना है, उनके आसार तुमको समझ में आ जाएंगे हाव भाव से कि किस तरह की आत्मा है। क्या ये प्रजा बनने वाली है, या ये राजघराने में आने वाली है, या ये वारिस है। भगवान वारिस उसको कहता है, वारिस मैंने जो वर्षा ले, इनहेरिटर हो। तो बाबा कहते हैं कि जो परमात्मा की श्रीमत पर, ईश्वरीय असूलों पर इतना चले कि वो अनटाइटल्ड बन जाए उनकी इनहेरिटेंस का। परमात्मा सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं, लेकिन धारण नंबर वार करते हैं ना। हर ऐसे ही होता है, टीचर एक जैसा पढ़ाता है, स्टूडेंट कोई फर्स्ट ग्रेड में आ जाता है, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में। उसको बाबा कहता था वारिस। और फिर बाबा कहता था ये तो घर की बात हो गई, अपने आश्रम की बात हो गई, संस्था की, लेकिन इसका ये संस्था कोई ऑर्डिनरी सत्संग तो है नहीं जी। ये तो विश्व के कल्याण की संस्था है। तो इसके स्टेटस को, क्योंकि गुप्त है, कहा जाता है ना, पांडव बहुत साल गुप्त रहे, तो तुम्हारी ज्ञान भी गुप्त है नया, किसी को सुनाओ वैसे ही वंडर स्ट्रक हो जाता है, ये क्या बोल रहे हैं, है ना। हम देवता थे, हम तो देवताओं के पुजारी हैं, हम तो उनके चरणों को छूते हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसे बच्चे आएंगे जिनको माइक्स कहते हैं जी। तो बाबा ने कहा था माइक्स वो होंगे जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं होंगे, ना वो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे, लेकिन वो आपकी सेवा को अच्छी तरह अप्रिशिएट करेंगे कि ये लोग वो कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है, जो कोई नहीं कर सकता जी। तो उसमें बहुत तरह तरह के जो, जिसको कहा जाता है हर पद में ऊंचे, जैसे जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, राजनेता हैं, उसमें मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, धर्म नेता उसमें बड़े बड़े जगत गुरु होंगे, साइंस में बड़े बड़े, इस तरह से हर एक वर्ग के मशहूर व्यक्ति जब आएंगे और आपकी सेवाओं को देखेंगे, फर्स्ट हैंड देखेंगे और फिर उसके आधार पर कुछ बोलेंगे, वो आपकी संस्था के स्टेटस को बड़ा करेगा, क्योंकि हर एक की आवाज़ लाखों तक होती है। जैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया का, वो कितने सारे लाखों लोगों के वोट से बनता है,
और कोई मिनिस्टर हो वो कितना, वो सारे देश में पॉपुलर हो जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उनमें भी कई रिनोन्ड होते हैं। मिनिस्टर बहुत होते हैं लेकिन कोई खास होता है जिसमें मशहूरी होती है जिसकी। तो अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल क्लास के लीडर थे, वर्ल्ड नोन थे, को फॉरेन मिनिस्टर भी रहे भारत के, और वो उसको हर दिल अजीज कहा जाता था। अच्छा। हृदय सम्राट कहा जाता था, उनका नाम ही था हृदय सम्राट। क्योंकि उनकी ओरेटरी इतनी अच्छी थी कि व्यक्ति सुनने लग जाए तो मंत्र मुग्ध हो जाता था। कवि भी थे, लिखते भी थे। मतलब उनका एक मास्टरी थी। उनके अपोजिशन पार्टी वाले भी उनकी इज्जत करते थे जी। इतने शानदार नेता थे। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमारे मन में आया। अब वहाँ उस वक़्त पार्टीज़ होती थी, कांग्रेस पार्टी बहुत प्रसिद्ध थी जो शुरू से भारत पर राज्य करते आई है, और एक बीजेपी जो हिंदुओं की जैसे इंक्लाइंड पार्टी थी वो होती थी। दोनों मशहूर थी और दोनों के नेताओं को, हम तो किसी पॉलिटिक्स में है नहीं, हम तो ह्यूमन बीइंग देखते हैं, तो अगर वो जाएगा तो उसके फॉलोअर कांग्रेस वाले बहुत ज्ञान को सुनने के इच्छुक हो जाएंगे, और वो जाएंगे तो उनके उन तरह के फॉलोअर नेशनल लेवल की बड़ी पार्टियाँ थी। तो हमने सोचा कि इनको ज़रूर लेके जाना। अच्छा, और मैं जो हूँ पर्सनली, मेरे माता पिताजी खास तौर पे जिस पार्टी के अटल बिहारी जी हैं उसको ही मानते थे ज्ञान में आने से पहले। बाद में तो उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया, और मैं बच्चे के तौर पर उनके साथ वो पार्टी कुछ शाखाएं वगैरह लगाती है जिसके अंदर शिशु, बाल और प्रौढ़ इस तरह के लोग होते हैं। एज ए शिशु और एज ए बाल मैं भी उसमें जाता रहा हूँ, और उसके कुछ बहुत अच्छे डिसिप्लिन्स होते हैं। वो नेशनलिस्ट होते हैं, ब्रह्मा कुमारी ग्लोबल हैं, इतना ही फ़र्क है, बाकी उनके डिसिप्लिन भी बहुत अच्छे थे। तो वहाँ मुझे उसकी बैकग्राउंड भी पता थी। अच्छा, तो मैं और बहन जी हम गए उनके घर में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत होशियार नेता थे। वो क्या किया करते थे, और नेताओं के हम घर में जाते हैं तो भीड़ लगी रहती है लोगों की, फिर वो उनका सेक्रेटरी होता है, वो नंबर वार अंदर बुलाता है, उनकी पार्टी का कोई आदमी बैठा होने उसको पहले बुला लेता है, वो 20-20 मिनट बात करते हैं, फिर दूसरे का नंबर आता है, इस तरह से होता है। कोई दूर से आया होता है उसको फिर जल्दी बुला लेते हैं, तो भीड़ होती। अटल बिहारी जी क्या करते थे, उनकी कोठी के आगे जो लॉन था ना जी, तो वो क्या करते थे, कोई भी विजिटर आ जाए तो लॉन में वॉकिंग करते थे, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक। तो वो क्या करते थे, जो भी मिलने वाला है उसको यहाँ से वहाँ तक में उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अच्छा। और वहाँ से यहाँ तक वो आएंगे तो दूसरे को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। जो भी वो भी समझेगा ब्रीफली बात करना है तो मतलब की बात करेगा, मतलब का उत्तर मिल जाएगा। तो हम भी गए थे, तो बहनों को देख कर वो प्रायोरिटी देते हैं कि बहन जी आई हैं, सफ़ेद वस्त्रधारी हैं, तो उन्होंने बुलाया। तो हम ऐसे उनके साथ चले, तो हमने कहा आपको माउंट आबू के लिए हमारे ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में निमंत्रण है। तो उन्होंने कहा आप हिंदू भी हैं? उन्होंने हमें ये कहा, और क्या करके कहा कि आप तो हिंदू ही नहीं हैं, इसलिए उन्होंने हमें डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो ये उनसे पहला इंटरेक्शन था? फर्स्ट इंटरेक्शन था, क्योंकि मशहूर था। क्या मशहूर था, उनकी पार्टी के और भी कई नेता हमारे माउंट आबू में भी आने से ग्रेस करते थे, हेजिटेट करते थे। वो कहते थे वो तो हिंदूवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं पक्के। वो कहते थे ये लोग, ये तो मुसलमानों के भी जहाँ इनके सेंटर बने हुए हैं, अरब कंट्रीज़ में इनके सेंटर हैं, कम्युनिस्ट कंट्री में इनके सेंटर हैं, हैं जी, इनके चाइना में सेंटर हैं, रशिया में सेंटर हैं, यूगोस्लाविया में सेंटर है। तो ये हिंदू तो है ही नहीं, वो लोग तो मांसाहारी हैं, वो लोग तो और तरह की लाइफस्टाइल है उनकी, तो ये तो उनसे घुलते मिलते हैं, तो ये तो हिंदू ही नहीं है, इनके नज़दीक नहीं जाना। अच्छा। ऐसा होता था। अब मुझे अच्छी तरह याद है, एक और नेता थे नेशनल लेवल के, कोई हमारा जानकार उनका बहुत फ्रेंड था। वो फ्रेंड के तौर पर एक बार माउंट आबू आ गए, और उन्होंने भी यही डिस्कशन शुरू किया। हमने कहा भाई साहब, आप सारे लोग क्या चाहते हैं कि सारा विश्व में हमारी कल्चर को माना जाए, वासुदेव कुटुंबकम को आप मानते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को मानते हैं, तो अगर आप उन लोगों से अलग रहोगे
तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैसे होगा? हमारी कल्चर ऊंची है, हम कहते हैं हमारा धर्म ऊंचा है, जब तक उनको आप प्रूव नहीं करोगे जाके तो वो आपके बनेंगे कैसे? तो फिर आप ग्लोबल यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैसे इस्टेब्लिश करोगे? हम तो वो काम कर रहे हैं जो सबको करना चाहिए। हमने उनको समझाया कि इसका मतलब नहीं कि हम किसी मुस्लिम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम मुसलमान बन गए। उनकी अच्छी बातें हम धारण करते हैं, हर एक धर्म में कोई खूबी है, लेकिन हमें तो ग्लोबल एंगल रखना है ना। हम कहेंगे हमारी संस्था यूनिवर्सल है, वो आपको अच्छा लगेगा। ये हमारी संस्था इंडियन है, फिर हम कहेंगे पाकिस्तान में दूसरा, वो तो भेदभाव ऑलरेडी दुनिया में बहुत है। हम तो मिलाना चाहते हैं। जब हम उनको समझाते थे तो उनकी समझ में आ जाता, लेकिन आउटवर्डली वो ये समझते ब्रह्मा कुमारी मीन्स कि अपनी कल्चर पर किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना और सबके साथ मिल जाना। तो उनके लिए हिंदू होना बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी, क्योंकि वो नेशनलिस्ट थे ना। वो समझते थे भारत हिंदुओं का देश है, हिंदू राजा रहे हैं, देवी देवता रहे हैं। अच्छा, तो पहला रिएक्शन उनका यही था। तो फिर भाई साहब किसने सेंसिटाइज किया उनको संस्था ये के बड़े नेता थे, तो इसलिए बड़े नेता तो एक बार ही ना कर दें तो छुट्टी। आप उनसे आर्गू भी नहीं कर सकते, डिस्कस भी नहीं कर सकते। हम वापस आ गए। लेकिन बाबा का ये कहना है कि बाबा की नज़र जिस पर पड़ गई और बच्चों के द्वारा जिस पर पड़ गई वो काम जरूर होना है, ठीक है। और हमको बाबा कहा करते थे, बच्चे कभी हिम्मत नहीं हारना। अगर किसी दीवार को तोड़ने में 50 हथौड़ियाँ लगती हैं तो पहली हथौड़ी कुछ भी नहीं करती, कंपन पैदा करती, लेकिन वो भी ज़रूरी है। पहली ना हो तो 50वीं कैसे आएगी? तो तुम हिम्मत नहीं हारना, तुम अपनी सेवा करते जाओ। ये अविनाशी ज्ञान है, इसका विनाश नहीं होगा, आज नहीं तो कल। फिर बाबा ये भी कहते थे, कई बीज होते हैं फटाफट उगाते हैं, कई बीजों को टाइम। तो हम कभी ये तो सोचते ही नहीं थे कि हमारा विजिट व्यर्थ गया, ये तो हमारे मन में नहीं था। उसको हमारी संस्था का परिचय लगा। और हम यूँ भी आप किसी को बुलाना है तो अब दूर से कहते रहो आ जाओ, सारे आ जाओ, वो नहीं आएगा। अब विशेष निमंत्रण देने जाते हो ना, कि घर में भी कोई फंक्शन होता है, कईयों को आप कार्ड बाई पोस्ट भेज देते हो, लेकिन जिसको खास बुलाना होता है उसको विदेश, तो हमने उनको विशेष निमंत्रण तो दे दिया ना जाके पर्सनली। हम इसमें खुश थे। अब क्या हुआ कि एक KR मलकानी होते थे, सिंधी थे, वो भी उस पार्टी के बड़े नेता थे। और उस पार्टी का कोई मैगजीन भी मुझे याद नहीं निकालते थे, जर्नलिस्ट थे जी। वो बॉम्बे से माउंट आबू आए, वहाँ वो जर्नल निकालते थे। और सिंधियों की ब्रह्मा कुमारी में शुरू में सिंध में स्थापित हुई थी, तो किसी कारण से आए और उन्होंने वहाँ कहा, तो मैं तो रिग्रेट करता हूँ कि मुझे पहले क्यों नहीं पता लगा। मैं इतने साल सिंधी यही समझता रहा, जो पब्लिक में पॉपुलर था मैं यही समझता रहा, लेकिन ये तो विश्व की सेवा कर रही है, हमारे देश की सेवा। खूब अच्छी तरह उन्होंने संस्था को लाइक किया जी। और एक होते थे हरिद्वार के स्वामी, शायद प्रकाशानंद जी उनका नाम था जी। वो भी आए थे, क्योंकि हम धार्मिक वर्ग को खास ध्यान देते थे भारत के को, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान हर एक को मिलना चाहिए जी। तो उनको भी हमारी सेवाएं बहुत पसंद आई थी। वो कहते थे कि हमारे देश में जितने भी धर्म गुरु हैं सब पुरुष हैं, और ये तो नारियों की संस्था है। ये तो कहते थे चेतन गंगाएं हैं। अच्छा। हाँ, पहले वो लोग कहा करते थे कि आपने तो शास्त्र ही नहीं पढ़े, आपको ज्ञान क्या क्या पता। अब वो कहते थे शास्त्र क्या, अब तो चैतन्य ज्ञान गंगाएं हैं। देखते थे छोटी छोटी बच्चियाँ कैसे हर प्रकार के लोग ज्ञान में इतना लगे हुए हैं। तो उन दोनों ने, वो उन वाजपेयी जी के क्लोज थे, तो उन्होंने किसी वक्त जाके उनको अपने अनुभव सुनाए होंगे, तो उनका व्यू बदल गया। अच्छा। अनुभव सुनाए कि खुद जो आपका जानकार अगर आके कहता है कि वहाँ जाके देखो, वहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है, वो तो बिल्कुल पवित्र संस्था है, तो मन में असर होता है ना, बड़ा नेता है, कैप्चर तो कर लेता है। इसलिए दूसरी बार जब हम उनको निमंत्रण देने गए, कोई फंक्शन था जी, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, ताकि साधारण जगह बड़ा नेता नहीं आता, लेकिन आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक यूनाइटेड नेशंस का कोई सेक्रेटरी जनरल आ रहा है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आ रहा है, कोई और अरब से कोई, इजिप्ट से कोई मैडम सदात आ रही है, तो फिर इंडियन नेता भी उसी लेवल में पसंद करते हैं जी। तो भगवान ने हमें बताया हुआ था कि इस जिसको आप माइक कहते हैं,
एक माइक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वो पूछते हैं कौन कौन आ रहा है जी। अच्छा, तो वो मौका बहुत अच्छा था, उसमें हमने उनको इनवाइट किया। तो उन्होंने कहा चलो भाई एक बार चले ही जाते हैं, ठीक है आप लोग कह रहे हैं हम आएंगे। तो दूसरी बार में मान गए वो? मान गए। अच्छा, अब वो हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा था, तो उस समय जो थी कांग्रेस पार्टी इन पावर थी और ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे वाजपेयी जी। ओके। इनकी पार्टी पहले थी जी। और ये पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में थे। यानी मशहूर सारे लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन को बहुत अच्छा स्टेटस होता। तो उस कॉन्फ्रेंस में तो फिर अच्छा, कांग्रेस पार्टी हाँ, के भी आए थे? तो मतलब यह है कि हमने उनको तो बुला लिया, पर हमें हर तरह के लोगों से मिलना है। जी। तो एक HKL भगत होते थे, वो कांग्रेस के मशहूर नेता होते थे, जमुना पार रहते थे, और वो उस वक्त जहाँ तक मुझे याद है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते थे। ओके। जिनके अंडर सारा ये प्रसार माध्यम चलता है। उनसे भी हमारे भाई बहन मिले, हम तो नहीं मिले, उस एरिया के कुछ भाई बहन मिले, वो भी मान गए जाने के लिए। अच्छा, उन दिनों माउंट आबू जाने के लिए प्लेन का रास्ता ठीक नहीं होता था। अब तो उदयपुर में प्लेन आता है तो आप 2 घंटे में उदयपुर से आ सकते हैं जी। अहमदाबाद में आता है 3.5 घंटे में आ सकते हैं। उस समय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ईजीएस्ट था ट्रेन। जी। तो दिल्ली से ट्रेन चलती थी, वो सीधी अहमदाबाद जाती थी, रास्ते में आबू में रुकती थी। 2-3 ट्रेन थे, बहुत, एक फास्ट ट्रेन भी था, एक मीडियम था, वो होते थे। तो इन नेताओं को कोई मुश्किल तो होती नहीं रेलवे में बुकिंग कराने की, इनको प्रायोरिटी मिलती है। तो हमने HKL भगत जी को भी बुला लिया और उसको भी बुला लिया। जी। अच्छा, और क्योंकि डेट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एक थी तो उनको एक ही समय पर चलना था दिल्ली से, तो दोनों ही उस ट्रेन में अलग अलग डिब्बे में बैठ गए। तो उनको आपस में नहीं पता था ना, कि ये ना, भी ना, आ रहे ना, हैं? क्योंकि रात के वक्त ट्रेन चलती है, वो आए अपने डिब्बे में बैठ के। नेता लोग तो लास्ट मोमेंट पे आते हैं। पर उन्होंने पूछा भी नहीं आपसे और कौन कौन आ नहीं रहे नहीं, हैं? वो ये नहीं पूछते। अच्छा। पूछा, हमने वो विदेशी बताए ना, ओके। क्योंकि जो अमेरिका से शायद असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आ रहे थे, रशियन थे, उनका नाम सफरॉन चक था, सफरॉन चक, वो आ रहे थे, और भी कई VIP बाहर से आ रहे थे। हमने तो उनको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वही नाम बताने थे ना। अभी भगत जी से तुम्हारी बातचीत ही चल रही थी। अब देखिए कि जब सुबह आबू रोड स्टेशन पे वो ट्रेन आती है जी। तो दिन निकला हुआ होता है, तो उसको रिसीव करने जाना है। तो हमने 2 ग्रुप बनाए, एक भगत जी को रिसीव करने के लिए, वो भी बड़े नेता हैं, उनके लिए सारे साधन, गाड़ी वगैरह सब तैयार रखा। एक वाजपेयी जी के लिए। अच्छा, तो जब हमारी बहनें, आशा बहन जो निमित्त थी दोनों को लाने के लिए, तो वो जब गई ट्रेन प्लेटफार्म में, तो उस वक्त उन्होंने देखा भगत जी उतर रहे हैं, तो सीधा उनकी तरफ चली गई और बहनें भी चली गई। अच्छा, तो भगत जी नीचे उतरे, फूल वगैरह ले जाते हैं। और फिर ये था, ये नेशनल नेता थे, तो इनकी पार्टीज़ के जो फॉलोअर थे लोकल माउंट आबू एरिया के, वो भी उनको स्टेशन पर रिसीव करने आए हुए थे। भगत जी को? दोनों के उनकी पार्टी के भी आए हुए थे, उनके अपना अपना झंडा लेकर, उनके होते हैं ना यूनिट्स होते हैं लोकल, तो वो लोगों ने उनको घेरा हुआ था। भगत जी उतर रहे थे, वो फॉलोअर्स उनको हार वगैरह पहना रहे थे। तो आशा बहन उनको रिसीव करने गई बाकी बहनों के साथ। तो वाजपेयी जी भी उतर आए थे, तो वो बोले आशा जी हम भी आए हुए हैं। तो आशा बहन ने फिर उधर की तरफ, हमारे दूसरे से उन्होंने कहा आपके लिए भी हमने प्रबंध किया हो। फिर वो वाजपेयी जी वहाँ एक कोई भवन है, अब मुझे याद नहीं, वहाँ रुके, क्योंकि उनकी पार्टी में बहुत लोग, बड़े मशहूर नेता थे, उनको उनसे मिलना था। तो हमारे आश्रम में तो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो वहाँ रुककर उनके जितने भी फॉलोअर थे सब उनसे मिलते रहे आदि। अच्छा, जब ये दोनों नेता प्लेटफार्म पे मिले तो आपस में उन्होंने देखा, तो वैसे वो पॉलिटिकली कुछ भी हो, है तो ह्यूमन बीइंग ना, एक दूसरे का सत्कार भी करते हैं। तो उन्होंने कहा आप भी आए हुए हैं, उन्होंने कहा हाँ भी आए हुए हैं, ऐसा हुआ। तो वो सीन कितना वैसा होगा, यूनिक होगा। और ऊपर से हम बाबा को याद कर रहे थे कि आपकी कमाल है, अगर इनको वहाँ पता लग जाए
मना एक कर न दिया। एक मना कर देगा कि बिल्कुल। वो जाए, मैं नहीं, मैं फिर कभी आऊँगा। जी। अच्छा, फिर हमने प्रोग्राम में भी उनको इकट्ठे नहीं रखा हुआ था। ओके। प्रोग्राम के सेशंस होते हैं ना, एक सेशन में हमने वाजपेयी जी को रखा हुआ था, दूसरे इम्पोर्टेंट सेशन में भगत जी को, ताकि ऐसा ना उनको लगे कि पॉलिटिकली आप बिल्कुल अपोजिट हैं, तो फिर पॉलिटिक्स सामने ना आ जाए, या लोग जो सुनने वाले हैं वो भी सारे इंडिया से आते हैं, उनके अंदर भी एक प्रकार की हलचल पैदा हो जाए। जी। तो हमने पहले ही रहने का प्रबंध उनका अपना अलग अलग ही होता है, उनको अलग अलग सेशन में रखा हुआ। तो जब वो लोग मधुबन आए भाई साहब, तो उन्होंने पूरी संस्था को देखा होगा, पूरा सबसे मिले उनकी दादियों से, तो उसके बाद उनके मन में क्या परिवर्तन आया? अब हम हर एक को अलग से सम्मान देते हैं, जितने भी नेता आते हैं जी। उनको कैंपस दिखाते हैं, कोई गाइड होता है, सारा बताता है हम क्या करते हैं। वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, हमारी दिनचर्या क्या है। जी। भोजनालय में भी उनको घुमाते हैं कि देखो कैसे भगवान को याद करते हुए भोजन बना रहे हैं। क्लीनलीनेस तो हमारी मशहूर है, जो भी जाता है वो कहता है स्वच्छता देखनी हो तो ब्रह्मा कुमारी में देखो, क्योंकि सारे वॉलंटरी हैं, कोई पेड वर्क सर्वेंट तो नहीं है। चाहे वो पीएचडी है, वो भी खाने में मदद कर रहा है, परोसने में मदद कर रहा है। तो हमारा तो न्यारा सिस्टम है एक, और हमारा स्पिरिचुअल वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग है, वायुमंडल के दूसरा आते ही अपने सब कुछ तो भूल जाता है, भाषण की बात तो अलग है। तो वाजपेयी जी ने इतना वहाँ शानदार भाषण किया। पीछे हमने एक दिन वो सुना था कि ये संस्कार भूमि है, संस्कार देती है, और अगर सारे किसी को भी आदर्श वैल्यूज़ का पालन करना है तो यहाँ आए ब्रह्मा कुमारी। उन्होंने देखा कि हमारे उनकी जो संस्था है उसमें देशभक्ति बहुत है, हर प्रकार के, ये स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं है। अच्छा, और ख़ास तौर पे उनका भी महिला विंग है अलग से, लेकिन महिलाओं को इतनी प्रधानता है, जो महिलाएं सब कुछ चला रही हो तो खुश हो गए। और इतना ओरेटर तो बहुत अच्छे ही हैं। आज भी आप उनकी स्पीच सुने तो आपका दिल खुश हो जाए कि वाजपेयी जी ने ब्रह्मा कुमारी की इतनी महिमा की, जो शायद ऐसे शब्दों में की जो शायद ही किसी ने की होगी। तो सच में माइक साबित हुए। तो इसलिए उनका संस्था का नाम बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि उनके सारे भारत में उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत नेशनल पार्टी है, और उनका एक बड़ा नेता ऐसे कह रहा है। तो उसके बाद तो हमारी संस्था में उसी पार्टी के बहुत नेता आए हैं, अडवाणी जी आए हैं, बहुत सारे आए हैं, लेकिन उन्होंने जो कह दिया पहले उनको किसी ने कहा, अब जब उन्होंने माउंट आबू आके कह दिया फिर तो उनके नेताओं में उत्सुकता पैदा हो गई कि हम भी माउंट आबू चले। अगले वर्षों में अनेक डजन स्कोर्स ऑफ स्पिरिचुअल देयर रिलीजियस देयर पॉलिटिकल लीडर्स के, इस तरह का काम जो होता है। तो भाई साहब एक ही विजिट में आकर के उन्होंने जब सब कुछ देखा तो प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। और भगत जी, उनका कैसा रिएक्शन रहा? भगत जी ने अपने ढंग से, वो भी मिनिस्टर थे, तो हमारी कभी भी न्यूज़ ब्रह्मा कुमारीज़ की नेशनल लेवल पे जाए तो उस समय माहौल ही ऐसा था कि ब्रह्मा कुमारी की न्यूज़ नहीं आती थी, और आएगी तो एक लाइन आएगी। अच्छा, लेकिन उनका अपना ब्रॉडकास्टिंग और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आबू गया हुआ, उसको तो उन्होंने कवर करना ही है, बिल्कुल, क्योंकि वो उनके लिए इवेंट बन जाता है हमारे नेता का। तो उसमें हमारी कवरेज भी बहुत अच्छी आई और न्यूज़ भी ज़्यादा आई, जो सारे भारत में सुनी। लोगों ने हमें फ़ोन किए, अरे देखो आपके समाचार आ रहा है, आप देखिए, इस तरह हो गया। और जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी इसका बहुत फ़ायदा हुआ। तो इसके बाद भाई साहब, इस विज़िट के बाद आपको क्या लगता है बाप दादा की मदद इस पूरे इंसिडेंट में क्या रही? यानी बाप दादा कहते हैं कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, और बीज रूप होने के नाते मुझे सारे वृक्ष का पहले से ज्ञान है, और जैसा जैसा समय आता जाता है वैसा वैसा सीन अनफोल्ड होता जाता है। भगवान ने ये भी कहा हुआ है कि रेपिटेटिव है, इसलिए उस सारे को देखते हुए परमात्मा को इन एडवांस पता है कि किस व्यक्ति ने किस समय आकर यज्ञ में सहयोग देना है।
और उसने ये भी कहा हुआ है, जाने अनजाने, उसको शायद पता भी ना हो किसी को, ये ईश्वरीय संस्था है, इतना श्रेष्ठ कार्य कर रही है, सारे विश्व का इससे, लेकिन इसमें जाने अनजाने भी किसी का हाथ लग जाता है, किसी का सहयोग मिल जाता है, उसको भी इतनी, जैसे किसी खास जगह की खुशबू कोई ले ले तो उसके अंदर महक उसकी रहती है। तो ये ज्ञान ऐसा है कि उसके जीवन में वो अंत तक नहीं भूलता। बाबा के शब्द हैं, इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं है, और ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि आत्मा के, तो दूसरे की आत्मा के अंदर ऑटोमेटिकली संस्कार इमर्ज होते हैं और वो अपना श्रेष्ठ पार्ट प्ले करता है, और उसका पार्ट ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का थोड़ा भी हो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। गॉड कहता है मेरा भी पार्ट इस दुनिया में सबसे कम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। बीज छोटा सा ही होता है, लेकिन सारा उसका महत्व सारे ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीज ना हो तो ट्री कैसे बनेगा। इसलिए ऐसी आत्माओं ने हमारे यज्ञ का नाम, क्योंकि वैसे क्या होता है, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, आप देसी घी ले आइए अपने घर से और किसी को कहिए मेरे घर से निकालो देसी घी है, प्लीज़ इसको ले लीजिए। अब वो कहेगा पता नहीं कौन है, क्या कौन आदमी है, घी लाया, पता नहीं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। वो कहेगा ज़रा इसको टेस्ट करके देख लो, सूंघ के, तो वो डाउटफुल ढंग से सूंघेगा। टेस्ट में भी कहेगा पता नहीं, क्योंकि वो मशहूर नहीं है। और वही घी किसी मशहूर कंपनी के पैकेट में आएगा, ऊपर लिखा होगा अमूल घी फॉर एग्जांपल, तो सब लोग उसको ब्रांडली ले लेंगे कि अमूल घी है, ये असली होगा। इसी प्रकार से जब ये प्रतिष्ठित व्यक्ति जब तक नहीं आते थे, हमें घंटों घंटों लोगों को बैठ के वो समझते ये साधारण है। गॉडली इंस्टीट्यूशन तो आज भी कहीं नहीं समझते, समझाना पड़ता था, मेहनत लगती थी, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के आने से एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है। आप देखेंगे आज भी जितनी एडवर्टाइजिंग वर्ड है, वो क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होगा उसके लिए बड़े से बड़ा प्रमोटर ढूंढेंगे, उसको बहुत सारा पैसा देंगे, वो अपने हाथ में वो प्रोडक्ट पकड़ेगा, सारे लोग समझेंगे शायद ये इसको यूज़ करता है, तो उसके नाम से वो बिकता है ना। लोग जब प्रोडक्ट देखते हैं तो साथ उनके वीआईपी का चेहरा सामने आता। इसी प्रकार से ये तो कमर्शियल है, लेकिन ये फैक्ट है कि व्यक्ति, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी चीज़ को एंडोर्स करता है तो उसके लाखों करोड़ों जो फॉलोअर होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, उसकी भी एंडोर्समेंट हो जाती। तो भाई साहब किस तरह से पहली बार तो ना हो गई, लेकिन फिर उसके बाद दूसरी बार आप जब उनसे मिलने गए, उसके पहले से ही मलखानी जी ने और जो प्रकाशानंद जी थे उन्होंने उनको पहले से बता रखा था, तो वो तैयार भी हुए। और जो अपोजिशन पार्टी के थे, जो रूलिंग पार्टी वाले आए, तो उनको आपस में पता नहीं था, नहीं तो शायद आने का प्लान ही नहीं बनता, और दोनों आए। तो बाप दादा के तो सभी बच्चे हैं, तो बाप दादा को अपने बच्चों को अपने घर में बुलाना भी है, उसके लिए भी उनको इंतज़ाम करना है और उनके द्वारा सेवा भी करवानी है। तो बाप दादा कहीं ना कहीं हम बच्चों को सही मौके पे, सही जगह पे, सही प्रकार से हमें प्रेजेंट करवाते हैं। तो इस पूरे के बाद में संस्था का आई एम श्योर नाम बहुत अच्छे से सबकी नज़रों में पॉजिटिव रूप से आया होगा। ये राजनीतिक नेता जो होते हैं ना, इनका थोड़ा सा ध्यान वोट्स पर भी रहता है। वो सब जगह आप देखेंगे जाएंगे, क्यों कि वो समझते हैं कि हमारे जाने से ये लोग जो सुनने वाले होंगे, इनको भी पता लगेगा हम क्या हैं, हमारा कौन है, तो इससे हमारे वोट्स पर भी असर पड़ता है। एक दूर से कोई जानता है ये पार्टी है, ये इसका नेता है, और एक सामने जाता है और उनको पता होता है कि स्पिरिचुअल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के कमिटेड मेंबर होते हैं, फॉलोअर होते हैं, और अगर वो उनको बुलाते हैं और उनके बड़े उनसे मिलते हैं तो फॉलोअर अंडरस्टूड हो जाता है कि वो उनकी तरफ वोट देंगे। लेकिन जब हम दोनों पार्टीज़ के बुला लेते हैं तो उसमें फिर वो जो हमारे हैं, हमने तो इंडिपेंडेंस दे रखी है, हम पॉलिटिक्स में नहीं है कि किसी को जाना है वोट देना अपनी मर्जी से दे दो, हम नॉन पॉलिटिकल है 100%। लेकिन उनका प्रभाव उनकी पर्सनैलिटी का, हर चीज़ का पड़ता है, तो इस एंगल से भी वो जाते हैं। और नॉर्मली भी वो कहते हैं कि आगे भी हमारे से लोग पूछते रहेंगे, हम फर्स्ट हैंड जाके देखें कि आखिर ये संस्था क्या है, ताकि हम उसको सही ढंग से लोगों को बयान कर सकें। नया ज्ञान है, विचित्र कल्चर है, तो सब में क्यूरियोसिटी रहती है जानने की। एक होता है दूर से सुनना,
एक होता है देखना, तो कहते हैं ये हमारे आदमी कह तो रहे हैं पर मैं भी जाके देखूँ ना अगर ऐसी अच्छी जगह है। जी। तो कहीं ना कहीं बाप दादा ने जो हमें एक नई रीति रस्म सिखाई है, नया ज्ञान दिया है, ये भी आत्माओं को पुल करता है। हाँ, और समय की भी बात है। उस समय में ऐसे ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारी संस्था के स्टेटस को उभारते थे जी। और अब ये समय है कि संस्था का स्टेटस इतना बड़ा हुआ है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वयं आने की इच्छा रखते हैं जी। आगे हम बुलाते थे, अभी हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं हम नंबर देते हैं कि मान लीजिए डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस है, MD डॉक्टर एंड अबव आएंगे और उसके लिए भी हर प्रांत में कोटा देते हैं। तो फर्क पड़ गया ना। अब संस्था प्रतिष्ठित हो गई है, लेकिन उनके कारण से हुई। बिल्कुल। तो ऐसी आत्माओं ने भी संगम युग पर विशेष योगदान देकर कुछ तो अपना भाग्य बनाया ही है। हाँ जी। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बताया और किस तरह से यज्ञ के अंदर हर छोटे बड़े व्यक्ति की आहुति पड़ रही है, माइक क्वालिटी की भी पड़ रही है। इससे हमको वो बातें जानने को मिल रही हैं जो हमें अभी तक पता नहीं थी। तो भाई साहब इसका बहुत बहुत आपको थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।